मुरादाबाद में डॉक्टरों पर कैसे हुई पत्थरबाजी। इस हमले के पीछे क्या है कश्मीर मॉडल, हम आपको बताएंगे सीधे मुरादाबाद से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में। हम करेंगे बड़ा खुलासा। दिल्ली और देश के कई बड़े शहरों में कैसे कोरोना फैलाने वाली जमात की फंडिंग होती है, आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे सिर्फ जी न्यूज पर। जब डॉक्टर्स की टीमों पर हमला हुआ था, उन पर जब पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद जब पुलिस की टीमें इन गलियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी, इन्हीं गलियों से पत्थरबाजी हुई। क्या दिल्ली से पहले जमाती बिहार को बनाना चाहते थे कोरोना साजिश का शिकार? बिहार के नालंदा से देखिए बड़ा खुलासा। अब आतंकवादियों के लिए कोरोना कैसे मुसीबत बनने वाला है, ये भी आपको बताएंगे बस अब से कुछ देर बाद। कहां और किसने की नोटों से सड़क पर संक्रमण की साजिश? क्या है कोरोना का नोट कनेक्शन? थोड़ी देर बाद बहुत बड़ा खुलासा। अगले 30 मिनट तक सी न्यूज पर बैक टू बैक देखिए 5 बड़े खुलासे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। शाम 7 बजे का आज का बुलेटिन आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम अगले कुछ देर में 5 बड़े खुलासे करने वाले हैं और इन खुलासों के लिए जी न्यूज की टीम ग्राउंड पर पहुंची। हमारे रिपोर्टर्स कोरोना काल में भी अपनी जान को खतरे में डालकर आपके लिए सच बताने वाली रिपोर्ट लेकर आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुरादाबाद के पत्थरबाजी कांड की। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 2 तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर पत्थरबाजी की है और दूसरी तस्वीर जी न्यूज की टीम जब मुरादाबाद में सच जानने पहुंची तब की है। मुरादाबाद में पत्थरबाजी के पीछे कौन लोग थे और इसके पीछे किसकी साजिश थी, ये बड़ा खुलासा करने के लिए हमारी टीम जब मुरादाबाद पहुंची तो हमें क्या पता लगा, देखिए इस पर रिपोर्ट। ये तस्वीर 15 अप्रैल की है। डॉक्टरों और पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की इन तस्वीरों ने दुनिया को हैरान कर दिया था। कोरोना योद्धाओं पर ऐसे हमले के बाद यूपी पुलिस ने फौरन ऐसी सोच का इलाज करना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में कुल 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा चुका है। 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पत्थरबाजी करने वाले 40 और लोगों की पहचान हो चुकी है। बारी बारी से सबका हिसाब किया जा रहा है। कुल 17 लोगों की अरेस्टिंग की जा चुकी है, जिसमें 7 महिलाएं हैं। कई उस मौके से जो सीसीटीवी फुटेजेस थे, ड्रोन की जो फुटेजेस थी और कई जो लोकल लोगों ने फ़ोन से अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए थे, उसके आधार पे जो उपद्रवियों का चिन्हीकरण किया जा रहा है, उसमें अब तक कुल 40 लोग का चिन्हित किया जा चुका है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन तस्वीरों को तो दुनिया ने देख लिया, लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल जरूर घूम रहा होगा कि आखिर डॉक्टरों पर यह हमला क्यों हुआ? वो कौन लोग थे जिन्होंने डॉक्टरों पर पत्थर फेंके? क्या मुरादाबाद में डॉक्टरों पर पत्थरबाजी एक साजिश थी? इन सवालों के जवाब समझने के लिए जी न्यूज की टीम मुरादाबाद में है। हमारे रिपोर्टर अमित प्रकाश ने पत्थरबाजी वाली गलियों, इलाके और पत्थरबाजों के भागने वाले हर रास्ते की जानकारी हासिल की तो सामने आया ये एक सुनियोजित साजिश थी। मंगलवार की जो घटना हुई है, वो घटना इसी हाजी ने मस्जिद के आसपास की गलियों में जब पुलिस की टीमें प्रयास कर रही थीं, जब उस वक्त प्रयास कर रही थीं जब डॉक्टर्स की टीमों पर हमला हुआ था, उन पर जब पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद जब पुलिस की टीमें इन गलियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही थीं, इन्हीं गलियों से पत्थरबाजी हुई थी, पुलिस की टीम के ऊपर भी और डॉक्टर्स के ऊपर भी। और तभी उस पत्थरबाजी के बाद कई लोग वहां घायल भी हुए थे और उसके बाद पुलिस की टीमों के लिए ये मुश्किल हो गया था कि वो उन गलियों में उसके आगे बढ़ पाए। जी न्यूज रिपोर्टर अमित प्रकाश उन इलाकों में भी गए जहां से पत्थरबाज पुलिस पर हमला करके भागे थे। कोरोना को लेकर इस पूरे हिस्से को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और हम यहाँ पहुंचे हैं मंगलवार की घटना के बाद। इन गलियों में जाने के दौरान पुलिस पर लगातार ऊपर से छतों से पत्थर बरसने शुरू हुए। छतों से पत्थर लोगों ने
फेंकने शुरू किए और उसके बाद वैसी स्थिति में पुलिस के लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि छोटी इस सड़क के आगे अगर आप जाएं तो संकरी गलियां हैं। इस सड़क के आगे पुलिस के लिए अपना बचाव करना पुलिस की टीमों के लिए मुश्किल हो गया। उस वक्त अपने ऊपर बरस रहे जो पत्थर थे जो फेंके जा रहे थे, उससे खुद को कैसे बचाएं, ये ऐसे वक्त में मुश्किल हो गया था पुलिस के लिए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को स्थानीय लोग साजिश करार दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने पूरे इलाके को बदनाम कर दिया। अब वो डॉक्टरों को क्या मुंह दिखाएंगे। बहुत शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। अब जो डॉक्टर आज हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, कल हम उनके पास जाएंगे तो शायद वो हमें धक्का दे दें पीछे को। इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जो हमें बचाना है उन्हीं को मार रहे हैं। इतनी शर्म आ रही है अंदर से कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे लोग हैं ये। कुछ तत्वों की वजह से सारे को प्रशासन, जितनी पब्लिक है इस क्षेत्र में, उन सबको इस बात की दिक्कत उठानी पड़ रही। ये बिल्कुल जिहालत वालापन है कि जो आप लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए वो दवा इलाज करना है और उनको ही उन पे हमला कर रहे हैं। अब इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। अनुच्छेद 370 हटने से पहले जो हालात कश्मीर में थे, जिस तरह से सुनियोजित तरीके से कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी होती थी, उन्हें निशाना बनाया जाता था। कोरोना काल में ठीक इसी तरह इंदौर से लेकर मुरादाबाद तक डॉक्टरों के साथ हो रहा है। पत्थरबाजों की जमात कोरोना से लोगों की जान बचाने वाले देवदूतों पर हमला कर रहे हैं, उन पर पत्थर फेंक रहे हैं। जिस बात को हम डिकोड कर रहे हैं और जिस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी के तहत हम यहाँ पहुंचे हैं आपको ये बताने के लिए कि ये एक बड़ी साजिश के तौर पे तैयार किया गया। और ये साजिश मतलब पत्थरबाजी का ये मॉडल कश्मीर से होता हुआ दिल्ली, और दिल्ली से अब मुरादाबाद पहुंच चुका है। और मुरादाबाद पत्थरबाजी कांड में जी न्यूज की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, 2 छतों पर पत्थर जमा करके रखे गए। एक छत से पुरुष और एक छत से महिलाएं ये पत्थरबाजी कर रही थी। जी न्यूज को पत्थरबाजी कांड के चश्मदीद ने बड़ी जानकारी दी है, सुनिए ध्यान से। जो वो छत दिख रही है नीली वाली, हाँ। वहाँ 4-5 औरतें खड़ी थी, हाँ। और वो ईंटें उठा कर पब्लिक को, पुलिस को पर मार रही थी। वो प्रेस रिपोर्टर थे, उन पर मार रही थी बहुत। एक औरत जो है फायर भी कर रही थी, और जो है देखा ये करते हुए। हाँ जी। और इस साइड में कुछ लड़के थे, वो मार रहे थे, और पीछे से बहुत पत्थर आ रहे थे एकदम। अच्छा। हाँ, बहुत पत्थर आ रहे थे। फिर हमने फायरिंग की आवाज़ सुनी तो हमें फोर्स ने जो यहाँ से उतार दिया। बोले आप जाइए, क्या फायदा, कुछ लग जाए आपके। तो चश्मदीद की बात आपने सुनी और देवदूतों पर किस तरह से हमला किया गया वो खबर आपने देखी। अब आपको पुलिस कर्मियों का दर्द बयां करती दूसरी रिपोर्ट भी दिखाते हैं। जी मीडिया रिपोर्टर पूजा मक्कड़ की रिपोर्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप तो घरों में बंद हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन क्या आप कभी उन कोरोना योद्धाओं के बारे में, उन कर्मवीरों के बारे में सोचते हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर आपके लिए, जी हां आपके लिए मैदान में डटे हैं? उनके घर वाले कैसे रह रहे हैं? आज हम खड़े तो हॉस्पिटल में हैं, लेकिन आपको कहानी दिखा रहे हैं दिल्ली पुलिस की। ये चेहरा दिल्ली पुलिस का आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो है वो दिल्ली में नोडल हॉस्पिटल है और देश का पहला हॉस्पिटल है जहां कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों को लाया जा रहा था। ऐसे में जाहिर है यहाँ जो पुलिस वाले ड्यूटी पर तैनात हैं उनकी चुनौती दोहरी है। उनकी चुनौती लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के साथ साथ अस्पताल में उन मरीजों से और संक्रमण से बचने की भी है। तो उसके लिए आप ये देख रहे हैं कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो कोविड ड्यूटी में लगे हुए पुलिस वाले हैं, खासतौर पर उनको इस तरह के पीपीई प्रोवाइड कराए गए हैं ताकि ये अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रख सकें। लेकिन इस बात को कहना जितना आसान है, इस बात को समझना उतना ही मुश्किल है। कितने दिन हो गए सुनीता आपको घर गए हुए और यहाँ पर कैसा अनुभव है? मैडम 1 वीक हो गया घर गए हुए। 1 वीक हो गया? 1 वीक हो गया प्रॉपर। तो यहाँ पे कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी तो हम कर ही रहे हैं अपनी सेफ्टी करके। डर लगता है थोड़ा? डर तो लगता ही है, लेकिन ड्यूटी हमारी प्रॉपर है। काम क्या रहता है यहाँ पर आपका? मरीजों की देखभाल करना होता है और उनके कुछ मिसबिहेव ना हो। हमारे साथ यहाँ पर अजय तोमर जी मौजूद हैं। अजय जी, ये बताइए कि इस ड्यूटी को निभाना और बाकी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी को निभाना कितना बड़ा फर्क है? ये थोड़ी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्टाफ ड्यूटी दे रहा है इनको खुद भी कोरोना हो सकता है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि खुद अपना बचाव कैसे किया जाए। इसके लिए इनको पीपीई किट दी गई है, ये ग्लव्स और
सैनिटाइजर्स दिए गए हैं जो कि ये अपनी सेफ्टी रख सकें। उसके बाद इनका यहाँ पे जो है बड़ा काम ये है कि एक तो लोगों में थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते रहें, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर कोई प्रॉब्लम क्रिएट अगर हो जाती है, डॉक्टर कुछ कंप्लेंट्स करते हैं तो ये असिस्ट करते हैं। तो देख रहे हैं आप, चाहे पुलिसकर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, अपनी जान हथेली पर रखकर आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेहत के लिए मैदान में डटे हुए हैं। अगली खबर तबलीगी जमात के मौलाना साद की। क्या आपको पता है कि मौलाना साद ने न सिर्फ देश में कोरोना फैलाया बल्कि इसके लिए हवाला के जरिए विदेशों से फंडिंग हासिल की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सूत्रों के मुताबिक मरकज कार्यक्रम से पहले मौलाना साद के अकाउंट में बड़ी रकम आई। मौलाना साद के चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक बैंक ने पूछताछ की थी। 2005 के बाद हवाला के जरिए मरकज के खाते में बड़ी रकम आई। सऊदी अरब और बाकी देशों से खाने पीने के नाम पर कैश आना शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मरकज को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी है। निजामुद्दीन मरकज में ज्यादातर फंडिंग हवाला के जरिए हो रही थी। ये है सच्चाई। जमातियों के जरिए देश में कोरोना फैलाने के बाद से मौलाना साद फरार हैं, लेकिन पुलिस के शिकंजे से दूर रहना उसके लिए ज्यादा दिनों तक संभव नहीं हो पाएगा। पुलिस ने मौलाना साद के जुर्मों का हिसाब करना शुरू कर दिया है। हम आपको पुलिस की कार्रवाई के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जमात के हवाला कनेक्शन पर 5 बड़े खुलासे देखिए। सबसे बड़ा खुलासा ये कि मरकज कार्यक्रम से पहले मौलाना साद के खाते में बड़ी रकम आई। 2005 के बाद हवाला के जरिए मरकज के खाते में इतनी बड़ी रकम आई थी। सऊदी अरब और बाकी देशों से खाने पीने के नाम पर कैश आना शुरू हुआ। सूत्रों के मुताबिक निजामुद्दीन मरकज में ज्यादातर फंडिंग हवाला के जरिए हो रही थी। ये खुलासे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आए हैं। निजामुद्दीन के एक बैंक अधिकारी ने मौलाना साद के चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछताछ भी की। मार्च के महीने में इनके सालाना जलसे से ठीक पहले मोहम्मद साद के अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा आया था, जो कि थोड़े ही दिन बाद अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया था, छोटी छोटी रकम के तौर पर। इस बात का आभास होते ही जो बैंक के अधिकारी थे उन्होंने मौलाना साद के सीए को संपर्क किया और उससे इसकी पैसे के सोर्स के बारे में पूछा। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के खिलाफ अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी केस दर्ज कर लिया है। साद के खिलाफ ये केस मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दर्ज किया गया। बुधवार को ही दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। इससे पहले तबलीगी जमात के मौलाना साद की मुश्किलें पहले से ही बढ़ती हुई नजर आ रही थी। बुधवार को ही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम निजामुद्दीन मरकज पहुंची थी। क्राइम ब्रांच ने मरकज से 2 रजिस्टर और सीपीयू भी बरामद किए। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद और जमात के बाकी आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। इस धारा के तहत कम से कम 10 साल या उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इससे पहले मौलाना साद पर महामारी कानून के तहत केस दर्ज किए गए थे। इस बीच मौलाना साद के ससुराल तक कोरोना वायरस पहुंच गया है। यूपी के सहारनपुर में साद की ससुराल है, जहां पर उसके 2 रिश्तेदार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। साद के ये दोनों रिश्तेदार लॉकडाउन से पहले निजामुद्दीन के एक होटल में रुके थे। पुलिस ने अपने सर्विलांस के जो है माध्यम से और उनके मोबाइल की CDR जो है निकलवा कर, उसके आधार पर उन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि वो जो है वहाँ पर निजामुद्दीन की मरकज़ में जो गए थे, और उसके बाद उनको हम लोगों ने क्वारंटाइन कराया, उनका टेस्ट कराया गया, टेस्ट में वो पॉजिटिव आए। कुल मिलाकर मौलाना साद की मुश्किलें हर तरफ से बढ़ती जा रही हैं। शुरुआत से ही पहले पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज करना और फिर अब नोटिस के बाद भी पुलिस से छिपना, ये बता रहा है कि मरकज की आड़ में कैसे मौलाना साद कोरोना के जरिए देश में साजिश रचने का काम कर रहा था। बिहार का नालंदा जिला निजामुद्दीन का नया मरकज साबित हो सकता है। हम ऐसा किस लिए कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। ये दिल्ली में निजामुद्दीन के मरकज की तस्वीर है। पूरी दुनिया इस तस्वीर को देख चुकी है और इसकी सच्चाई भी सबके सामने है। कैसे भारत में तकरीबन 30% संक्रमण जमात के लोगों की वजह से फैला।
लेकिन आज का खुलासा दिल्ली से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर बिहार के नालंदा में तबलीगी जमात के कारनामों पर है। नालंदा में 14 मार्च को हुए तबलीगी जमात में 5 से 600 लोग जमा हुए थे। इस खुलासे के बाद अब सरकार और प्रशासन के होश उड़ गए हैं। बिहार शरीफ के शेखाना मस्जिद में हुई तबलीगी जमात की बैठक में हिस्सा लेने वाले एक कोरोना पॉजिटिव शख्स ने अभी तक 9 लोगों को संक्रमित कर दिया है। इसको लेकर बिहार में तूफान मचा हुआ है। इस बैठक में लगभग 640 लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 277 की पहचान कर ली गई है। इस खुलासे के बाद बिहार शरीफ के शेखाना और खासगंज दोनों इलाकों को सील कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। सभी जिले अलर्ट पर हैं। पूरे मामले पर बिहार के डीजीपी कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोरोना से जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। जहां भी एक कोरोना का कोई पेशेंट मिल जाता है, 3 किलोमीटर के एरिया को हम लोग सील करते हैं, स्क्रीनिंग करवाते हैं, टेस्टिंग करवाते हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी करते हैं, पुलिस उसमें सहयोग कर रही है। इस बीच बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 80 के करीब पहुंच गई है। ब्रजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नालंदा में जमात का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें 14 से 15 मार्च को नालंदा में तबलीगी जमात का आयोजन हुआ था। जमात में शामिल हुआ एक जमाती कोरोना संक्रमित हुआ और उसके बाद संक्रमित शख्स से 9 और लोगों में संक्रमण फैला। 9 संक्रमित लोगों में से 8 रिश्तेदार और एक पड़ोसी संक्रमित हुए। संक्रमित जमाती की ट्रैवल हिस्ट्री की जांच जारी। और अगली खबर आतंकियों के कोरोना डर की। पीओके के आतंकी कैंप में कोरोना वायरस की एंट्री पर बड़ी खबर सामने आई है। आतंकी ने पिता से बातचीत में कोरोना संक्रमण का खुलासा किया है। आतंकी ने अपने पिता से कहा, कुछ मुजाहिदीन कोरोना से संक्रमित हैं। ये ऑडियो क्लिप है जिसकी जांच अब सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू कर दी है। पीओके के आतंकी कैंपों में आतंकियों की ट्रेनिंग हो रही है। अलबत्ता मे सम 5-6 सती बेमारी सह फैलियाम कोरोना वायरस बेमारी लारियाम तो वो करान ये ज्यादा पन ज्यादा कोशिश कि बेमार वाले सदी सन कोशिश जल्दी जल्दी करान। इस बातचीत को सुनकर हो सकता है कि आप ये सोचें ये पिता और पुत्र के बीच एक आम बातचीत है जिसमें कोरोना होने के डर पर बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पीओके में एक आतंकी के अपने पिता से बातचीत को इंटरसेप्ट किया है, जिससे ये खुलासा हुआ कि कोरोना संक्रमण ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में भी दस्तक दे दी है। तो आतंकी कैंप में भी कोरोना का आतंक पहुंच गया।